नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम मेडिकल, सर्जिकल और आईसीयू क्रिटिकल केयर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद स्लाइड 1। पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई पेशेंट सिवियर सेप्सिस में आता है तो आपका इमीडिएट प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा? देखिए, सिवियर सेप्सिस एक मेडिकल इमरजेंसी है। यहाँ हमारा सबसे पहला फोकस होता है सेप्सिस बंडल पर। सबसे पहले एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले हम ब्लड कल्चर्स ड्रॉ करते हैं ताकि इन्फेक्शन का एग्जैक्ट कॉज पता चल सके। कल्चरिंग के तुरंत बाद हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही सीरम लैक्टेट लेवल्स चेक करते हैं ताकि टिश्यू हाइपोपर्फ्यूजन का पता चले। और सबसे ज़रूरी, हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए अग्रेसिव आईवी फ्लूइड रिससिटेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका स्टैंडर्ड डोज होता है 30 मिलीलीटर/kg ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। इस प्रोटोकॉल को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मूविंग टू स्लाइड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टिक शॉक के लिए फर्स्ट लाइन वासोप्रेसर कौन सा है? जब अग्रेसिव आईवी फ्लूइड्स देने के बावजूद पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता और पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला जाता है, तब हम वासोप्रेसर्स यूज़ करते हैं। यहाँ नॉरेपिनेफ्रिन, जिसे हम ब्रांड नेम लेवोफ्ट से भी जानते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन चॉइस होती है। ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। और अगर नॉरेपिनेफ्रिन से भी बीपी सपोर्ट ना हो, तब हम सेकेंड लाइन ड्रग्स जैसे वासोप्रेसिन या एपिनेफ्रिन ऐड करते हैं। स्लाइड 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाइपोवॉलेमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक के ट्रीटमेंट में क्या प्राइमरी डिफरेंस होता है? इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत डिसीजन पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। हाइपोवॉलेमिक शॉक में बॉडी का टोटल फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है, चाहे वो ब्लड लॉस से हो या डिहाइड्रेशन से। इसलिए यहाँ हमारा में गोल होता है अग्रेसिव वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करना, जिसके लिए हम आईवी फ्लूइड्स या ब्लड प्रोडक्ट्स देते हैं। बट लुक एट कार्डियोजेनिक शॉक। यहाँ इशू वॉल्यूम का नहीं, बल्कि हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी का है। ये एक पंप फेलियर कंडीशन है। अगर आपने यहाँ ओवर हाइड्रेशन कर दी तो लंग्स में फ्लूइड फिल हो जाएगा, पुल्मोनरी एडेमा। इसलिए कार्डियोजेनिक शॉक में हम फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इनोट्रोप्स जैसे डोबुटामीन और एक्सेस फ्लूइड निकलने के लिए डायोरेटिक्स देते हैं। स्लाइड 4। अब हम रेस्पिरेटरी एंड वेंटिलेशन सेक्शन पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन 4, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के पेशेंट के लिए प्राइमरी वेंटिलेटर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ARDS के पेशेंट्स में लंग्स बहुत स्टिफ और फ्रैजाइल हो जाते हैं, इसलिए हमारा में गोल लंग डैमेज को रोकना होता है। यहाँ हम लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन यूज़ करते हैं। छोटा वॉल्यूम देने से लंग्स ओवर स्ट्रेच नहीं होते, जिससे बरोट्रॉमा प्रेशर इंजरी और वॉल्यूट्रॉमा वॉल्यूम इंजरी से बचत होती है। इसके साथ हम पीप पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर को थोड़ा हायर लेवल पर सेट करते हैं ताकि एल्वियोली कोलैप्स ना हो, वहाँ गैस एक्सचेंज चलता रहे और पेशेंट का ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो सके। स्लाइड 5। क्वेश्चन नंबर 5, अगर किसी पेशेंट की ABG रिपोर्ट में pH 7.25 और पाको 260 दिखाई दे तो ये कौन सी कंडीशन है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन लॉजिकली। नॉर्मल pH होता है 7.35 to 7.45। यहाँ pH 7.25 है, मतलब पेशेंट एसिडोटिक है। नॉर्मल पाको 2 होता है 35 to 45 mmHg। यहाँ पाको 260 है, जो कि काफ़ी हाई है CO2 रिटेंशन। सीरम HCO3 यहाँ चेंज नहीं हुआ है या कॉम्पेंसेट नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन है अनकॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसका मतलब है पेशेंट प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं कर रहा है, यानी वो हाइपोवेंटिलेट कर रहा है और बॉडी में CO2 अक्यूमुलेट हो रही है। क्लिनिकल मैनेजमेंट के तौर पर इस पेशेंट को वेंटिलेशन सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे बाईपैप अप्लाई करना या वेंटिलेटर की रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना। स्लाइड 6। क्वेश्चन नंबर 6, ICU में वेंटिलेटेड पेशेंट्स के लिए डेली सेडेशन वेकेशन का क्या पर्पस होता है? जब पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर होता है तो हम कंटिन्यूसली सेडेटिव्स देते हैं ताकि वो कंफर्टेबल रहे, लेकिन रोज़ाना एक बार हम इन सेडेटिव्स को टेम्परेरीली स्टॉप करते हैं। इसे ही हम सेडेशन वेकेशन या डेली इंटरप्शन ऑफ सेडेशन कहते हैं। इसका पर्पस होता है पेशेंट का एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल बेसलाइन चेक करना, ये इवैल्यूएट करना कि क्या पेशेंट अब खुद से सांस लेने के काबिल है, यानी स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग ट्रायल, SBT और एक्सटुबेशन ट्यूब निकालने के लिए रेडी है या नहीं। इससे वेंटिलेटर डिपेंडेंसी और ICU स्टे दोनों काम होते हैं। स्लाइड 7।
नाउ मूविंग टू कार्डियक एंड हेमोडायनामिक्स। क्वेश्चन 7, पेशेंट को आर्टीरियल लाइन ए लाइन लगाने की ज़रूरत कब पड़ती है? आर्टीरियल लाइन एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसे हम 2 प्राइमरी रीजंस के लिए यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस रियल टाइम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट्स में बीट टू बीट बीपी मॉनिटर करने के लिए, फ्रीक्वेंट एबीजी सैम्पलिंग, बार बार आर्टीरियल ब्लड ड्रॉ करने के लिए ताकि पेशेंट को बार बार प्रिक ना करना पड़े। क्रूशल सेफ्टी नोट, आर्टीरियल लाइन से के अबे हाई BH हाई कोई IV मेडिकेशन या फ्लूइड एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। ये सिर्फ मॉनिटरिंग और ब्लड सैम्पलिंग के लिए होता है। स्लाइड 8, क्वेश्चन नंबर 8, न्यू ऑनसेट एट्रियल फिब्रिलेशन विद रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स RVR को आप कैसे मैनेज करेंगे? जब किसी पेशेंट को न्यू ऑनसेट AFib विद RVR होता है तो हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट पेशेंट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इफ द पेशेंट इज UNS-able EG, सिवियर हाइपोटेंशन, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, चेस्ट पेन, हम वेट नहीं करते, इमीडिएट सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन के लिए प्रिपेयर करते हैं। इफ द पेशेंट इज स्टेबल, हमारा में फोकस होता है हार्ट रेट को कंट्रोल करना। इसके लिए हम IV मेडिकेशंस देते हैं जैसे डिल्टियाज़ेम, कार्डिज़ेम या आमियोदारोने ड्रिप्स। स्लाइड 9, क्वेश्चन 9, बेक्स ट्रायड क्या है और ये किस कंडीशन को इंडिकेट करता है? बेक्स ट्रायड क्लिनिकल मेडिसिन का एक क्लासिक ट्रिपलेट साइन है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, मफल्ड और डिस्टेंट हार्ट साउंड्स, दिल की आवाज़ मध्यम सुनाई देना, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, JVD गार्डन की वेन्स का फूल जाना। जब ये तीनों साइंस एक साथ मिलते हैं तो ये कार्डियक टैम्पोनात को इंडिकेट करते हैं। इसमें पेरिकार्डियल सैक में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है जो हार्ट को कंप्रेस करता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है जिसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस नीडल से फ्लूइड को बाहर निकलना। स्लाइड 10, अब आते हैं एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर। क्वेश्चन 10, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA के पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाता है? DKA के मैनेजमेंट के 3 पिलर्स होते हैं। अग्रेसिव IV फ्लूइड हाइड्रेशन, सबसे पहले डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए आइसोटोनिक सेलिन स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस रेगुलर इंसुलिन इन्फ्यूजन, इंसुलिन सीरम ग्लूकोज को काम करता है और कीटोन प्रोडक्शन को रोककर एनियन गैप को क्लोज करता है। पोटेशियम मॉनिटरिंग एंड रिप्लेसमेंट, इंसुलिन ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम को भी सेल्स के अंदर शिफ्ट कर देता है जिससे ब्लड में पोटेशियम लेवल्स ड्रॉप्स हो सकते हैं, हाइपोकैलेमिया, इसलिए स्ट्रिक्ट पोटेशियम रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। स्लाइड 11, क्वेश्चन 11, अगर एक अनकॉन्शियस पेशेंट जिसके पास IV एक्सेस है यूजेस सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर पेशेंट कॉन्शियस होता तो हम ओरल ग्लूकोज दे सकते थे, लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और IV लाइन प्रेजेंट है, इमीडिएटली एक एम्प्यूल ऑफ IV डेक्सट्रोज 50% D50 एडमिनिस्टर करें। एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जैक्ट 15 मिनट्स बाद पॉइंट ऑफ केयर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रीचेक करें ताकि इंश्योर हो सके कि ब्लड शुगर सेफ रेंज में आ गया है। स्लाइड 12, क्वेश्चन 12, अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोकैलेमिया हाई ब्लड पोटेशियम को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं? हाइपोकैलेमिया कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है, इसलिए इसका स्टेप बाय स्टेप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये ब्लड पोटेशियम को कम नहीं करता बल्कि हार्ट की कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है ताकि लीथल अरिथमियाज ना हों। IV रेगुलर इंसुलिन अलोंगसाइड D50, इंसुलिन पोटेशियम को ब्लड स्ट्रीम से खींचकर सेल्स के अंदर शिफ्ट कर देता है। D50 हम हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए देते हैं। इनहेल्ड एल्ब्यूटेरॉल नेबुलाइजेशन, ये भी पोटेशियम को सेल्स के अंदर ड्राइव करने में हेल्प करता है। स्लाइड 13, नेक्स्ट, रीनल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सेक्शन। क्वेश्चन 13, ICU में अनस्टेबल पेशेंट के लिए स्टैंडर्ड हीमोडायलिसिस की जगह CRRT क्यों प्रेफर किया जाता है? CRRT का मतलब है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। स्टैंडर्ड हीमोडायलिसिस 3-4 घंटे में बहुत फास्ट स्पीड से ब्लड फिल्टर करता है और फ्लूइड निकलता है जिससे ब्लड प्रेशर शार्प ड्रॉप हो सकता है। लेकिन ICU में जो पेशेंट्स हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं उनका BP पहले से कम होता है, वो इस सडन शिफ्ट को टॉलरेट नहीं कर सकते। CRRT 24 घंटे कंटिन्यूअसली धायर फ्लूइड और टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है जिससे सडन BP ड्रॉप नहीं होता। स्लाइड 14, क्वेश्चन 14, MICU में सिवियर अपर GI ब्लीड के पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे? अपर GI ब्लीड एक इमरजेंसी इंटरवेंशन डिमांडिंग कंडीशन है। हमारा स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान, 2 लार्ज बोर IV लाइन्स। सबसे पहले 16 या 18 गेज के 2 IV लाइन सिक्योर करें। रिससिटेशन,
वॉल्यूम रिस्टोर करने के लिए क्रिस्टलॉइड्स या पैक्ड रेड ब्लड सेल्स PRBC स्टार्ट करें। मेडिकेशंस, कंटिन्यूअस पेंटोप्राजोल प्रोटोनिक्स ड्रिप एसिड सप्रेस करने के लिए और ऑक्ट्रियोटाइड ड्रिप्स प्लांचनिक ब्लड फ्लो को काम करने के लिए स्टार्ट करें। एंडोस्कोपी प्रेपरेशन, पेशेंट को अर्जेंट इमर्जेंट एंडोस्कोपी के लिए प्रिपेयर करें ताकि ब्लीडिंग साइट को कॉटराइज या बंद किया जा सके। स्लाइड 15। क्वेश्चन 15, लिवर फेलियर पेशेंट में हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का ट्रीटमेंट क्या है? लिवर फेलियर के पेशेंट्स में लिवर टॉक्सिन स्पेशली अमोनिया को फिल्टर नहीं कर पाता। ये अमोनिया ब्रेन में अक्यूमुलेट होकर मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब करता है, जिसे हम हेपेटिक एंसेफेलोपैथी कहते हैं। इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है लैक्टुलोज। लैक्टुलोज कोलन में एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है और अमोनिया को लैक्सेटिव एक्शन के जरिए बाउल मूवमेंट्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल देता है। इससे पेशेंट का मेंटल स्टेटस और कंफ्यूजन ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगता है। स्लाइड 16, न्यूरो, हेमे एंड जनरल MICU सेक्शन। क्वेश्चन 16, अगर ICU का पेशेंट सडन कंफ्यूज्ड और लेथार्जिक हो जाए तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? जब भी किसी पेशेंट का मेंटल स्टेटस सडनली ऑल्टर होता है, हम डायरेक्ट हाई लेवल स्कैन्स पर नहीं जाते। सबसे पहले सबसे इजीली रिवर्सिबल कॉजेज को रूल आउट करते हैं। एयरवे/ब्रीथिंग चेक, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करें हाइपोक्सिया चेक करने के लिए, पॉइंट ऑफ केयर ब्लड ग्लूकोज चेक, इमीडिएट बेड साइड ब्लड शुगर चेक करें हाइपोग्लाइसीमिया चेक करने के लिए। हाइपोक्सिया और हाइपोग्लाइसीमिया कन्फ्यूजन के दो सबसे कॉमन और क्विक रिवर्सिबल कॉजेज हैं। स्लाइड 17, क्वेश्चन 17, स्टेटस एपिलेप्टिकस कंटिन्यूअस सीजर एक्टिविटी के पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं? स्टेटस एपिलेप्टिकस एक मेडिकल इमरजेंसी है जहां कंटिन्यूअस सीजर्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप, पेशेंट का एयरवे प्रोटेक्ट करें और इंजरी से बचाएं। इमीडिएट ड्रग, सीजर को ब्रेक करने के लिए फास्ट एक्टिंग IV बेंजोडियाजेपिन दें, जैसे लोराज़ेपाम, आर्टिवान या डियाज़ेपाम। मेंटेनेंस ड्रग, वंस सीजर स्टॉप्स, लॉन्ग टर्म कंट्रोल और रिकरेंस रोकने के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का लोडिंग डोज दें, जैसे केप्रा, लेवेटायरासेटम या फेनिडोइन। स्लाइड 18, क्वेश्चन 18, हेमोलिटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के साइंस क्या होते हैं और इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? अगर किसी पेशेंट को मिसमैच्ड ब्लड चला जाए तो हेमोलिटिक रिएक्शन होता है। साइंस एंड सिम्टम्स, पेशेंट को सडनली फीवर, चिल्स, बैक/फ्लैंक पेन, गुर्दोन या कमर में दर्द, डार्क यूरिन, हेमेचूरिया और सिवियर हाइपोटेंशन होने लगता है। इमीडिएट नर्सिंग एक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को TURANT स्टॉप कर दें और ट्यूबिंग को पेशेंट के IV कैनुला से डिस्कनेक्ट कर दें। नॉर्मल सेलाइन की नई ट्यूबिंग लगाकर IV लाइन ओपन रखें और डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। स्लाइड 19, क्वेश्चन 19, कंटिन्यूअस हेपरिन इन्फ्यूजन पर रखे गए पेशेंट के लिए कौन से लैब वैल्यूज मॉनिटर किए जाते हैं? अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन एक एंटीकोआगुलेंट है। इसकी डोसिंग को टाइट्रेट करने के लिए हम रेगुलर इंटरवल्स पर लैब टेस्टिंग करते हैं। हम मॉनिटर करते हैं APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या एंटाक्सा लेवल्स। जनरली जब तक पेशेंट APTT के थेरेप्यूटिक लेवल पर ना आ जाए, हर 6 घंटे में ये टेस्ट रिपीट किया जाता है ताकि डोज को सेफली एडजस्ट किया जा सके। स्लाइड 20, तो बच्चों, इस आखिरी क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मुझे बताओगे। देखते हैं किसका कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर है। फटाफट से अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।